हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि उच्च शिक्षा प्रणाली के बारे में। नमस्कार, सादे यादव में बहुत-बहुत नमस्कार। करें भाई सेशन को स्टार्ट करें? चलो, आराम से सुनना है, बड़ी शांति से, रिलैक्स होके, ठीक है? चलो, अब हमें बात करना है कि ये आपसे एक बार सीधा-सीधा पूछा गया है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, जय श्री जय मैम, वेरी गुड इवनिंग। कि ये आपको बता रहा हूँ एक बार सीधा-सीधा ये फैक्ट पूछा गया था कि जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है, इसकी स्थापना कब हुई या फिर इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है क्या? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, 1925 में। और ये बाद में इसको क्या बोला गया, लेटर नोन एज़ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उसको बाद में बोला गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? ये लास्ट में बात करेंगे सादे यादव में, तो क्लास के बाद बताना प्लीज़, ठीक है? तो सबसे पहले तो शुरुआत में तो इसको बोला गया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, बाद में इसको जाना गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। और इसकी स्थापना हुई 1925 में। और क्यों हुई इस इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना? बेसिकली यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करने के लिए या फिर यूं मानिए कि एक कोऑपरेशन, जैसे एक मंच तो चाहिए ना जिस पे आके सब डिस्कस कर सकें कि हमें क्या करना है, किस तरह की बातें करना है। एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया कि सब यूनिवर्सिटीज वहां आए, आपस में डिस्कशन करें, ठीक है? तो इसलिए इसकी स्थापना हुई द इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड, बाद में इसको एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बोला गया, एस्टैब्लिश इन 1925 टू प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज by sharing information and cooperation in the field of education, culture, sport and allied areas। आपस में बिल्कुल सहयोग करके, साझा करके जानकारियों को बिल्कुल आगे बढ़ावा देना इस चीज को कि कैसे यूनिवर्सिटीज को हम अच्छे से काम करें मिलके, इसलिए इसकी स्थापना की गई, इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पूछी गई है, ठीक है? चलो आगे और बात करते हैं, कुछ बातें और करते हैं। वो 1925 में स्थापना हो गई। उसके बाद हम धीरे-धीरे यूजीसी कब बनी उसकी तरफ जा रहे हैं। यूजीसी से पहले यानी हम बात करते हैं ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, उससे पहले क्या बनी थी? उससे पहले ये सीधा यूजीसी नहीं बनी, अलग-अलग रिपोर्ट्स आई, अलग-अलग चीजें हुई, फिर क्या बनी ये थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। देखो, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट ए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया came in 1944 with the report of the Central Advisory Board of Education on post-war educational development in India, also known as Sargent Report। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, अगर नेशनल लेवल पे है ना, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो पहला एक अटेम्प्ट किया गया कि इस तरह का नेशनल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, वो 1944 1944 में किया गया। और किस एक एक तरह से वो उस जो रिपोर्ट को बोला गया सार्जेंट रिपोर्ट, ठीक है? सबसे पहले कि भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली तैयार होनी चाहिए, इसका पहला प्रयास 1944 में किया गया, ठीक है ना? जिसे जो सार्जेंट रिपोर्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है बेसिकली। याद रखना, आपसे सीधा पूछ लेते हैं सार्जेंट रिपोर्ट कब आई? 1944 में, कि भारत में शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली इस तरह का हो, नेशनल सिस्टम ऐसा हो एजुकेशन का। और इसने रिकमेंड करा सबसे पहले यूजीसी। यहाँ पे देखना क्या है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है। अभी जो हम बात करते हैं यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। पहले ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की सिफारिश की गई, किसके द्वारा? सार्जेंट रिपोर्ट के द्वारा। कब? 1944 में। तो इट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1945। सार्जेंट रिपोर्ट ने ये बोला कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी होनी चाहिए, और उसकी स्थापना भी हो गई यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की। और कब हुई? 1945 के अंदर, ठीक है? पहले कमेटी बनी, अब बाद में कमीशन बना है जो हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है? ये कमेटी बनी टू ओवरसी द वर्क, और इसका काम था 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखना, कौन-कौन सी? अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली, ठीक है? इसने एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की, जिसका गठन 1945 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के काम को कैसे देख-रेख करने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई थी।
In 1947, the committee was entrusted with the responsibility of dealing with all the then existing universities. देखो 1945 में तो उनको 3 यूनिवर्सिटीज को देखना था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। लेकिन 1947 के अंदर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि जितनी भी मौजूदा विश्वविद्यालय है उनको सबको देखिए आप, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होते ही हमारे देश में एक पहला एजुकेशन कमीशन आया 48-49 में, उसका क्या नाम है बताइए? मैंने बता दिया है, क्या नाम है उस कमीशन का? बोलिए, सबसे पहले कौन सा कमीशन आया? कौन सा आया था? राधा कृष्णन कमीशन, या दूसरा नाम? आपको पता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना? तो आपको पता है जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 48 में बना, और इसके चेयरपर्सन थे श्री डॉक्टर एस राधा कृष्णन, है ना? तो इनके नाम से भी बोल देते हैं। To report on Indian university education and suggest improvement and extension that might be described the suit present and future needs and aspiration of the country। इसने क्या कहा? इसका उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया ये कमीशन? मैंने पहले भी बात की है। इसका उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करना और देश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप वांछनीय सुधार और विस्तार का सुझाव देना था। ठीक है। अब क्या किया गया? अब इट रिकमेंडेड दैट, अब जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन है, इसने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को वापस एक बार बनाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में इन्होंने बोला जो आज आप देख रहे हैं। ठीक है, तो देखना क्या कहा, इट रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो बनी थी 1945 में सार्जेंट रिपोर्ट के रिकमेंडेशन से, उसके बारे में कहा, इट रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी be reconstituted on the general model of the University Grant Commission of the United Kingdom with a full-time chairman and other member to be appointed from among educationists of repute। क्या बोला? ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो कंसेप्ट है ये यूके का है, ध्यान रखना। इसने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सामान्य मॉडल पर पुनर्गठित किया जाए, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को प्रतिष्ठित शिक्षाविद है उसको उसमें नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी बनी। आपको पता है यूजीसी कब बनी? फिर कब बनी? इसने रिकमेंड किया इन्होंने, कमीशन ने, और कब बनी? फिर यूजीसी कब बनी? 1953 में एस्टैब्लिश हुई और यूजीसी एक्ट आया 1956 में। ये सब आपको याद है ना? चलो, तो ये आपको एक दिमाग में बना ना, हायरार्की बनी, एक हायरार्की बनी ना? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूजीसी, है ना? जो बात करें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय लेट श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, देन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उस टाइम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन 28 दिसंबर 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन किया गया 28 दिसंबर 1953 को। किसके द्वारा उद्घाटन किया? तत्कालीन शिक्षा, प्राकृतिक और संसाधन वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री स्वर्गीय श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप आगे क्या हुआ? द यूजीसी however was formally established only in November 1956 as a statutory body of the government of India through an act of parliament for the coordination, determination and maintenance of standard of university education in India। क्या हुआ बाद में? हालांकि यूजीसी को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि यूजीसी एक्ट 1956 में आया, जिससे स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, है ना, सांविधिक निकाय बना। जैसे पार्लियामेंट एक्ट के बनना स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ना, जो क्या होता है? सांविधिक निकाय। एक होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होता है।
ना जैसे संविधान लागू हुआ तब या बाद में उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जिसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे हमारा अगर हम बात करें जैसे हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में नाम लिखा है। और स्टैट्यूटरी बॉडी जो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनता है, जैसे यूजीसी है ना? एआईसीटी, है ना? ये सब। और उसके बाद अगर बात करें एक होता है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको हम बोलते हैं कार्यकारी निकाय। जो मिनिस्टर्स वगैरह कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिस सरकार में वो बनाते हैं। जैसे हमारा योजना आयोग था ना, जो प्लानिंग कमीशन था, वो बेसिकली एक क्या था उस एग्जीक्यूटिव बॉडी कार्यकारी निकाय था। तो यूजीसी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, है ना? ये इतनी इन्फॉर्मेशंस है जो याद रखोगे आप? बताइए प्लीज। याद रखोगे? हाँ या ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद थोड़ा यूजीसी के बारे में बातें कर लेते हैं। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना? सीधा-सीधा है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना। और ये एग्जिस्टेंस में अगर आई पहली बार अगर इसको हमने देखा 28 दिसंबर 1953 को, है ना? और ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1956 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और यूजीसी ने अपने काम को डिसेंट्रलाइज करने के लिए इसमें कुछ रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय सेंटर है। कहाँ-कहाँ पे है? सारी दिशाओं में है क्षेत्रीय सेंटर। जैसे एसईआरओ यानी कि साउदर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस है हैदराबाद में, साउथ ईस्ट में है, ठीक है ना? हैदराबाद में। और वेस्ट रीजनल ऑफिस है पुणे के अंदर। इसको यूजीसी को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बेसिकली ये है, ठीक है? और सेंटर में है भोपाल में, जिसको सीआरओ यानी कि सेंट्रल रीजनल ऑफिस बोला गया है। उसके बाद है एनआरसीबी, दैट इज नॉर्दर्न रीजनल कॉलेज ब्यूरो, ये दिल्ली के अंदर है। और है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल ऑफिस, जिसको एनईआरओ गुवाहाटी के अंदर है। और ईस्टर्न रीजनल ऑफिस ईआरओ कोलकाता के अंदर। और साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिस एसडब्ल्यूआरओ बैंगलोर के अंदर। ये 7 जो है बेसिकली ये रीजनल सेंटर यूजीसी को डिसेंट्रलाइज जो है, हर वहां बैठ के दिल्ली में अकेले थोड़ी, तो रीजनल सेंटर भी खोल दिया गया। आप देखोगे हर दिशा में है, साउथ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, सेंटर में हो गया, नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट रीजन हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, हर जगह है ना? हैदराबाद में, भोपाल में, गुवाहाटी में, बैंगलोर में, पुणे में, दिल्ली में, कोलकाता में, ठीक है? ये कुछ रीजनल सेंटर है यूजीसी के, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग अंजू विकास मैम। और इसका काम क्या है? नाम ही है जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट देना यानी कि फंड देना। तो फंड प्रोवाइड करना इसका काम है, प्रोवाइडिंग फंड्स। और बाकी क्या काम है? कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। यानी कि जो भी हमारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बनाए रखना, उनको प्रॉपर निर्धारण और रख-रखाव रखना, ये यूजीसी का काम है। फंड देना, कोऑर्डिनेशन करना, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस करना, ठीक है? ये किसका काम है? यूजीसी का काम है। तो ये यूजीसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है वो इम्पोर्टेंट है, याद रहे क्या? आप बताओ यूजीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है? बताओ येस और नो, है ना? सीधा-सीधा है, पता ही है। चलो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। और क्या बात है यूजीसी के बारे में, मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, बहुत आराम से सुनना है विदाउट एनी बर्डन, अभी यही याद कर लेनी है सारी बातें। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, established by the act of parliament in 1956 for the promotion and coordination of university education and for the determination and maintenance of standard of teaching। ये जो है पहले ही बात कर, टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एंड फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट। बेसिकली आपसे एक बार ये मैंने 2 बार लिख दिया और थोड़ा डिफाइन करके, इसका लिखने का मतलब यही था कि ये एक बार पूछा गया था कि यूजीसी क्या-क्या काम करता है, तो पूरी लाइन में सारा काम आ गया इसमें। कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के लिए, भारत के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक संगठन है, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय और शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रख-रखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। याद रखना ये सारा काम करते हैं, फंडिंग का, उसके परीक्षा का, प्रशिक्षण, समन्वय, अनुसंधान, ये सब इनको बनाए रखना स्टैंडर्ड को। इन एडिंग टू प्रोवाइड ग्रांट्स, देखो ये आगे क्या है? इन एडिंग टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू एलिजिबल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, द कमीशन आल्सो एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द मेजर which are necessary for the development of higher education। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को
अनुदान प्रदान करने के अलावा आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उन उपायों पर सलाह भी देता है जो उस शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक है। कभी ये मत मानना कि सिर्फ फंडिंग करता है, ये बहुत सारे काम भी करता है। ठीक है? तो ये यूजीसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशंस याद रहेगी। एक बार दोबारा पूछ लेता हूँ। याद तो रहेगी सर, बार-बार मत पूछो, बार-बार पूछोगे तो हम भूल जाएँगे। बस एक बार पूछ लो, है ना? चलो बहुत है, बढ़िया। आगे बात कुछ जो यूजीसी एक्ट है, ये काफ़ी बड़ा है, एक्ट है तो आपको पता है बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है? लेकिन कुछ एक्ट में 2-4 बातें आपको याद रखनी है। पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 और ये मॉडिफाइड किया गया था एक बार 20 दिसंबर 1985 को थोड़ा सुधार मॉडिफिकेशन किया गया और इसको पावर और फंक्शन बताए गए हैं, इस कमीशन को क्या पावर है और कौन-सा फंक्शन कर सकता है, किस तरह का कमीशन को पावर और फंक्शन दिए गए हैं। तो एक्ट में तो आपको पता है तरह-तरह के आर्टिकल्स लिखेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला नहीं है, ये यूजीसी का एक्ट है खुद का, ठीक है? तो इसमें एक तो ये याद रखना है आपको जिसमें 12 ए और 12 बी लिखा हुआ है। ये आपसे पूछ लेते हैं। इसमें एक्ट है ना 12 ए और 12 बी, ये आगे भी काम आएगा हम पढ़ेंगे तो 12 ए रेगुलेशन ऑफ फी एंड प्रोहिबिशन ऑफ डोनेशन इन सर्टेन केसेस। बेसिकली ये फीस का रेगुलेशन कर सकता है जो यूजीसी एक्ट है इसके तहत यूजीसी और उसको कोई भी डोनेशन वगैरह ले रहा है उसको प्रोहिबिट कर सकता है किसी भी केस में, है ना? उसको लगे तो। और 12 बी के अंदर क्या है? प्रोहिबिशन रिगार्डिंग गिविंग ऑफ एनी ग्रांट्स टू अ यूनिवर्सिटी नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन फिट टू रिसीव सच ग्रांट। अब एक बात सुनिए, ऐसे थोड़ी है कि हर एक यूनिवर्सिटी को, हर एक कॉलेज को ग्रांट दे देगा वो। 12 बी के अंदर वो प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए। अगर 12 बी के अंदर वो प्रोहिबिट है, उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसको ग्रांट नहीं मिलेगी। तो यही कह रहे हैं 12 बी प्रोहिबिशन रिगार्डिंग गिविंग ऑफ एनी ग्रांट टू ए यूनिवर्सिटी नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन फिट द रिसीव सच ग्रांट। अगर वो ऐसी ग्रांट लेने के लिए फिट नहीं है, सही से उसमें स्टैंडर्ड में मेंटेन नहीं करके रखा है, तो वो प्रोहिबिशन कर सकता है। ऐसे नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गया सबको ग्रांट देगा, उसमें फिट बैठना चाहिए। 12 बी के अंदर प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए वो, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये 12 बी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है? और 22 याद रखना है, राइट टू कन्फर डिग्री, डिग्री प्रदान करने का इसको अधिकार है 22 के तहत, ठीक है? और 23 है प्रोहिबिशन टू यूज ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इन सर्टेन केसेस। वो किसी भी केस में किसी इंस्टीट्यूशन जो यूनिवर्सिटी नाम ले रहा है वो अपना और उसमें कुछ लगे कि ये ठीक नहीं है, ये शब्द गलत यूज कर रहा है, तो उसको प्रोहिबिट कर सकता है ऐसा नाम यूज करने के लिए। ये 23 में है। और अगर आपके पास खाली टाइम है तो 12 से लेके 28 तक सारे याद कर लीजिए, नहीं तो 12 बी तो पक्का याद रखना ही रखना है। ठीक है? बताओ याद रखोगे? बताओ भई। हाँ, सब लोग बोलते रहो तो मुझे लगे कि हाँ, हम सब पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूजीसी के बाद आपको पता है हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, हमारे देश में स्टेट यूनिवर्सिटी भी है, हमारे देश में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी है, हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। ये पता है ना आपको? अरे ये पता होगा हमारे देश में आप सुनते हो ना कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। आप बोलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? कितनी-कितनी है ये सब बात करना है। देखो मैं आप पहले आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, इनमें क्या डिफरेंस है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जिसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना? केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनेगी ना बेसिकली, वो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत बनेगी, ठीक है ना? क्या है? पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है संसद के एक्ट के तहत बनेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक तो ये रखना है। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है ना बेसिकली, स्टेट यूनिवर्सिटी जो उस राज्य का जो विधानसभा, विधान परिषद अगर है उस राज्य में, तो उसके एक्ट के तहत बनती है, कौन-सी? स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये याद रखना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनती है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनते हैं, केंद्र सरकार में आपको पता है ना, देखो अपनी संसद किसको बोलते हैं? पार्लियामेंट जो संसद है अपनी, उसमें क्या-क्या है बताओ? संसद में क्या है? अपनी लोकसभा, ठीक है? राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये 3 चीज़ मिलके हमारी पार्लियामेंट बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये हमारी क्या बन गई? पार्लियामेंट, ठीक है? तो ये पार्लियामेंट तय करती है
हमारे देश में, मतलब अगर इसके एक्ट से बनता है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर बनती है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलेंगे। और हर राज्य के अंदर हमारा देश ऐसे चलता है ना कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज। तो केंद्र में तो मेन हो गया ऊपर, जैसे हम बात करें केंद्र में प्रधानमंत्री हो गए, तो वो तो एक ही है अपने देश के, राष्ट्रपति एक है, ठीक है। उसके बाद हर राज्य में हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री हो गए, है ना? ऐसे होता है कि नहीं? तो वो राज्य जो विधानसभा और विधान परिषद की होगी, तो वहां से बनेगी वो स्टेट यूनिवर्सिटी होगी। और आपको पता है सरकार में ऐसे लोकल बॉडीज भी होती हैं, जिसमें नगर पालिका, ग्राम पंचायत ये बोलते हैं। वहां पे भी हम सरपंच की बात करते हैं, है ना? मेयर की बात करते हैं। तो ये लोकल बॉडीज है, ऐसे चलता है देश, है ना? तो अगर हम इतना ही याद करना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना। किससे बनता है? पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत, under the preview of the Department of Higher Education in the Human Resource Development Ministry। ये कोई इतना याद रखना, बस ये याद रखना, ये तो पार्लियामेंट एक्ट के तहत। इन जनरल यूनिवर्सिटीज in India are recognized by the UGC, which drawn its power from UGC Act 1956। अब एक बात ध्यान रख लेना, सिंपल शब्दों में, ऐसा नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी हो, है ना? कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीयू यूनिवर्सिटी हो, सॉरी वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो यूजीसी एक्ट के तहत ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि मैं प्राइवेट है तो मेरे को किसी का कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? बनेगी तो यूजीसी एक्ट के ही तहत, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे ये बात? हम्म। क्या कह रहे हो सुब्रता जी? समझ नहीं आ रहा। चलो, अब देखो, वैसे यूनिवर्सिटी में आप सुनते होंगे, एक होता है वीसी। वीसी नाम सुना है आप? वो होता है वाइस चांसलर, और इनके ऊपर होता है चांसलर। क्या होता है? चांसलर, ठीक है। ऐसे सुना है ना, रजिस्ट्रार, ऐसे नाम नहीं सुने आपको यूनिवर्सिटी में? चांसलर, फिर होते हैं वीसी यानी कि वाइस चांसलर, ठीक है। चलो अब इनके बारे में देखो, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन ये पूछे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, याद रखना, आपको ये पूछे कि जो सेंट्रल, ये क्वेश्चन याद रखना कि सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज होती है, इनके विजिटर कौन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? पता है आपको? जो अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसके विजिटर कौन है बताइए? केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर कौन है? बताओ कौन है हमारे देश के? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कौन है? याद रखना, हमारे देश के राष्ट्रपति। याद रखना कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो इज द विजिटर ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हमारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसके विजिटर कौन है? जितने भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है देश में, उसके विजिटर हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, विजिटर। अगर दूसरी बात अगर कोई ये पूछे, ये तो बात ये हुई, विजिटर पूछेगा तो आप बता दोगे प्रेसिडेंट होंगे। अब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो वीसी बैठते हैं, चांसलर कौन होता है? तो याद रखना, सामान्यतः, जनरली कह रहा हूं, जनरली सामान्यतः सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, या मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा मेरे शब्दों को सुनना, जनरली सामान्यतः सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो अगर कोई ये पूछे, जनरली, जनरली शब्द लगाना है आपको, है ना? अगर याद रखना, अगर आपको कोई पूछे हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो क्या बताओगे? बोलिए, हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? क्या बोलोगे? बताओ, हु इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? हाँ, वेरी गुड। कौन है? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। याद रखना, विजिटर पूछे तो सीधा आपको बोलना है प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछे हु इज द जनरली चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हु इज द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जनरली, जनरली हु इज द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जनरली, सामान्यतः चांसलर कौन होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का? याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। याद रखना ये। मैंने जनरली इसलिए बोला क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें वाइस प्रेसिडेंट ही करना है, कि सामान्यतः ये चांसलर होते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो वेस्ट बंगाल में है, इसके चांसलर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
जिसके चांसलर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो बेसिकली दैट विल बी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, जिसके चांसलर पीएम ऑफ इंडिया है। सेनेट ऑफ सेरमपुर कॉलेज, ये 1818 में बना। ये एक इंफॉर्मेशन है, ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि वेस्ट बंगाल में और यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है। सेनेट ऑफ सेरमपुर कॉलेज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1818 में बना। और सेनेट ऑफ सेरमपुर कॉलेज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया which was given the status of university in 1829। बेसिकली ये सीनेट ऑफ शेरमपुर है। पहले कॉलेज बना था 1818 में, बाद में 1829 में 1829 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ये भारत की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ना। सीनेट ऑफ सेरमपुर जो वेस्ट बंगाल में है, याद रखना। सीनेट ऑफ सेरमपुर कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1818, 1818 में कॉलेज था। बाद में सीनेट ऑफ सेरमपुर कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको मैंने जो बात बताई है, दोबारा बता देता हूँ। पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनते हैं। इसके विजिटर है वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। सामान्यतः इसके जो इसके जो चांसलर है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन एक यूनिवर्सिटी विश्व भारती है, उसके चांसलर पीएम है। ठीक है, हमारे देश के। ये इतनी इंफॉर्मेशन याद रखना प्लीज। ठीक है, चलो। अगर आप इसी तरह कंप्लीट पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं हमसे, जिसमें हम 10 की 10 यूनिट इसी तरह एकदम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बिल्कुल शांति से पीवाईक्यूज के साथ पढ़ेंगे। थ्योरी पीवाईक्यू जिस तरह से आप देखते हो पूरा इंटरेक्शन के साथ चलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट www.swmg.in या फिर मोबाइल ऐप SWMG से जुड़ सकते हैं। तो हम बहुत आराम से एग्जाम तक एकदम बढ़िया वाली पढ़ाई करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। तो याद रखना है, इतना याद रखें आप। ऑल द वेरी बेस्ट। और अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें। बताऊंगा मैं अभी, आराम से खुशी से रहें और अच्छे से तैयारी करें।